हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डे टू लर्न में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो भारतीय संविधान की नवी अनुसूची है वह क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस अनुसूची को क्यों लाया गया है। मैं आपको बता दूं, जो 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मूल संविधान का भाग नहीं थी। इसे पहले संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, तो इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, बेसिकली हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में जो मतभेद हुए हैं और उनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो श्रीमती चंपकम दोराई राजन है और जो मद्रास राज्य है उनके बीच का जो वाद था वो क्या था। इसके बाद देखेंगे शंकरी प्रसाद और जो यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो केस हुआ था उसके बारे में, और फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बीच का जो विवाद है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, वह उससे रिलेटेड जितने भी केसेस है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रीव्यू पर्स का क्या केस रहा था। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो दोस्तों, विदाउट अ सिंगल सेकंड वेस्टेड हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे, है ना, वो मेंस के जो पर्सपेक्टिव है उससे क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्त, जो ये आज का टॉपिक है हम बेसिकली इसमें जानेंगे कि जो भूमि सुधार अधिनियम है उसके लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किए हैं, और जो जमींदारी व्यवस्था है उसको ख़त्म करने के लिए जो प्रयास किए गए थे। तो बेसिकली यह हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, इसलिए हम इकोनॉमी का जो सेक्टर है वो यह वीडियो कवर करता है। वीडियो में हम जो चीज़ें समझने वाले हैं बेसिकली ये सोशल जस्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सामाजिक जो न्याय है उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। इसके बाद पेपर फर्स्ट पार्ट ए की जो थर्ड यूनिट है ना, उसमें हमको पढ़ना रहता है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके बारे में। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटी, ठीक है, क्योंकि ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी से तो रिलेट करता ही है। और लास्ट में हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि जो पार्लियामेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो किस प्रकार होती है। चलिए दोस्तों, समझ लेते थे कि जो 9th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, पहले हम पता कर लेते हैं कि आखिर 9th शेड्यूल है क्या। तो बेसिकली जो 9th शेड्यूल है इसके अंतर्गत ऐसी एक लिस्ट है उन कानूनों की जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो राज्य की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें समय समय पर बनाए हैं, और उन्हें एक लिस्ट के फॉर्म में 9th शेड्यूल में डाला गया है। और 9th शेड्यूल में डालने के बाद इसमें लिखा हुआ है कि इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के इसके अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया गया है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी में भी किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। बेसिकली इसमें अभी तक 284 ऐसे लॉज है जिन्हें शील्ड किया गया है जुडिशियल रिव्यू से, यानी कि न्यायिक समीक्षा से। ऐसे 284 विषय है जिन्हें अभी तक शील्ड किया जा चुका है। ठीक है, जो नवी अनुसूची है सबसे पहले 1951 में लाई गई, है ना, जब अपने जो संविधान है उसमें फर्स्ट जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा। दोस्त, चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, और आज़ादी के पश्चात हमारे देश को बहुत सारी समस्याओं से लड़ना था, ठीक है, जिनमें से प्रमुख समस्या ज़मींदारी सिस्टम थी। बेसिकली जो हमारा कृषक वर्ग था, बेसिकली कृषक दो तरह के होते हैं, एक होता है काश्तकार या फिर किसान, और एक होता है सामान्य कृषक वर्ग। जो काश्तकार थे, है ना, वो क्या करते थे, बेसिकली वो श्रम नहीं करते थे, वो श्रम करवाते थे किससे, पीजेंट्स से। पीजेंट्स मतलब कृषक। तो जो जमींदार थे वो बिना परिश्रम करे जो उपज था उसका लाभ उठाते थे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना जो अग्रेरियन रिफॉर्म है उसको लाया जाए, जो भूमि सुधार कानून है उसको लाया जाए, और जो ये कुप्रथा है जमींदारी सिस्टम इसको ख़त्म किया जाए, और जो सामान्य कृषक है उसको जो संपत्ति है उसका अधिकार दिया जाए। लेकिन यहाँ पर पेच फंसता है आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B में। दरअसल आर्टिकल 31B के अनुसार जो राज्य है किसी प्रयोजनार्थ विधि के अधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहित करता है तो इसके बदले यथोचित क्षतिपूर्ति प्रदान करनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर राज्य किसी भी जमींदार की अगर ज़मीन को अगर मान लो उसको अधिग्रहित करता है, ठीक है, तो राज्य को बेसिकली क्या करना होगा कि उसको उसके लिए क्षतिपूर्ति कंपनसेशन देना होगा। तो दोस्तों, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये तो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ज़मींदारों के पास अत्यधिक ज़मीनें हुआ करती थी। सामान्य जो कृषक वर्ग है उसके हाथों में ज़मीन की कोई उपज नहीं थी, वो सिंपली एक मजदूर की तरह कार्य करता था। चूंकि 31B और 31A हमको क्या बताता है, 31A बताता है कि भारत के नागरिक को संसद द्वारा निर्धारित किसी विधि के अतिरिक्त उसकी संपत्ति के अर्जन, संचालन एवं स्वामित्व के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए संसद के सामने यह एक चुनौती थी कि किस प्रकार जमींदारों से वो जो ज़मीन है वो ली जाए और जो सामान्य कृषक वर्ग है उसको प्रदान की जाए।
तो बेसिकली इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ऐसी एक शेड्यूल बनाएं जिसमें कि जितने भी अधिनियम हम पास करेंगे ज़मींदारी सिस्टम और जो रिजर्वेशन है उनको बढ़ावा ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए और जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए वो किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल ना हो, है ना, उनको किसी भी न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक शेड्यूल बनाते हैं, 9th शेड्यूल, और उनमें इन सभी नियमों को हम डाल देंगे। और लास्ट में उन्होंने लिख दिया कि कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट्स। कुल मिला के उन्हें किसी भी प्रकार से चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट्स में, ठीक है। इसके अलावा संसद के रूप में एक और चुनौती के रूप में उभरा हमारा एक और महत्वपूर्ण केस, वो जो था श्रीमती चंपकम दोरायराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसने संसद को प्रथम संविधान संशोधन करने के लिए बाधित किया। तो वो यही केस था, श्रीमती चंपकम दोरायराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर ये केस क्या था। दरअसल हुआ क्या था, जो चंपकम दोरायराजन है मद्रास की एक छात्रा थी जिन्हें मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त थी। दरअसल जो 1927 का कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है ना, कम्युनल गवर्नमेंट एक्ट है, उसके तहत जो मद्रास की जो सरकार है उसने मेडिकल कॉलेज में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी थी। जिस कारणवश जो मेडिकल कॉलेज है उसमें श्रीमती चंपकम दोरायराजन का जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया था। तो जो श्रीमती चंपकम दोरायराजन है वो कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट गई। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो ये कम्युनल एक्ट है 1927 का, एक तो यह क्या है, बिफोर इंडिपेंडेंस है, ठीक है, यह एक तो स्वतंत्रता पूर्व का है। इसके बाद जो हमारा संविधान है ये मुझे आर्टिकल 15(1) के तहत और 29(2) की तरह जो मेरा अधिकार है उसको वायलेट करता है। अच्छा, आर्टिकल 15(1) में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 15(1) में कहा गया है कि राज्य केवल जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। और 29(2) में क्या लिखा है, तो 29(2) में लिखा है कि राज्य केवल धर्म, भाषा, मूल वंश या जाति के आधार पर किसी नागरिक को शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि श्रीमती चंपकम दोरायराजन का जो बेस है वो बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 15(1) है, 29(2) है, उनका बेसिकली वायलेट हो रहा था। और इसके जो अपोजिशन है उसमें जो स्टेट ऑफ मद्रास है उन्होंने क्या दलील दी, तो उन्होंने कहा कि जो संविधान का अनुच्छेद 46 है जो कि डीपीएसपी में राज्य को निर्देशित करता है कि राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करेगा व इन्हें सामाजिक अन्याय से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो बेसिकली जो स्टेट ऑफ मद्रास है उन्होंने कहा कि जो हमने आर्टिकल 46 का उपयोग करा है वो वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए किया है। और जो इस अपलिफ्टमेंट के लिए जो 1927 का जो एक्ट है, कम्युनल गवर्नमेंट एक्ट, ये बिल्कुल सही है। दोस्त, अब देख लेते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोरायराजन के पक्ष को सही माना, है ना, और जो मद्रास राज्य का जो ये निर्णय था वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। बेसिकली ये जो लड़ाई थी वो लड़ाई थी कि जो मूल अधिकार है और जो नीति निर्देशक तत्व है उन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो मूल अधिकार है वो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों से सर्वश्रेष्ठ है। तो ये तो पार्लियामेंट के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक था। इसीलिए पार्लियामेंट का रिएक्शन के तौर पर क्या हुआ कि उन्होंने इस समस्या से बाहर आने के लिए 1951 में पहला संविधान संशोधन किया, ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है जैसे 14 और जो 16 था उनमें परिवर्तन कर दिया और कुछ स्वतंत्रताओं को सीमित कर दिया। और जो आरक्षण से जुड़े हुए मामले थे, विशेषकर जो संविधान का अनुच्छेद 16(4) है उसमें अन्य पिछड़ी जातियों के लिए भी विशेष उपबंध की व्यवस्था कर दी। इसके साथ ही जो डीपीएसपीज है ना, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनके उचित क्रियान्वयन के लिए संविधान में अलग से नवी अनुसूची जोड़ी गई, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। और इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा पारित कोई कानून यदि अनुसूची 9 से संबंधित कर दिया जाता है तो ऐसे कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार हमने जाना जो गवर्नमेंट का फर्स्ट अमेंडमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में। अच्छा दोस्त, अब जो ये अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, अब इसके ऊपर एक और केस कर दिया, किसने कर दिया, शंकरी प्रसाद जी ने। दोस्त, जैसा कि अभी हमने देखा था कि जितने भी लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर जो बिल लाए गए, जो एक्ट बनाए गए हैं, उन्हें नवी अनुसूची में डाल दिया गया था। तो जो कानून बनाया गया था इसके अंतर्गत उसमें बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनके जो हाई कोर्ट्स है वो तो सहमत थे, लेकिन इन नियमों से, जो इन लैंड रिफॉर्म्स हैं, इनसे जितने अदर जो हाई कोर्ट्स हैं वो आधे से ज़्यादा क्या कर रहे थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको बता रहे थे। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया था सभी हाई कोर्ट्स के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बेसिकली ये जो केस है, शंकरी प्रसाद का केस है, वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो जो शंकरी प्रसाद है उन्होंने पहले संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और इस आधार पर चैलेंज किया, किस आधार पर, आर्टिकल 13(2) के आधार पर। उन्होंने कहा कि जो प्रथम संविधान संशोधन है यह आर्टिकल 13(2) का वायलेशन करता है। कैसे करता है,
अच्छा, आर्टिकल 13(2) में क्या बताया? तो आर्टिकल 13(2) में कहा है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को कम करती है। तो दोस्त इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और वर्डिक्ट देने के बाद उसने कहा कि शंकरी प्रसाद की जो याचिका है वो इस आधार पर खारिज की जाती है कि संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान द्वारा उन्हें दी गई शक्ति है, जो अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत विधि नहीं माना जा सकता, अर्थात यह अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जो ये फैसला दिया गया था उसमें सरकार को क्या हुआ कि जो भूमि और कृषि सुधार की जो नीति है उनमें सुधार करने का जो उनको प्रोत्साहन दिया गया। 1951 से 1960 के बीच संपत्ति के मूलाधिकार को सीमित करते हुए सरकार ने चकबंदी कानून, भूमि सुधार जैसे अनेक कानून अनुसूची 9 का प्रयोग करते हुए बनाए। सरकार द्वारा 17वें संविधान संशोधन द्वारा किसी भी भूमि सुधार कानून को न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर कर दिया गया। 1965 के सज्जन कुमार और राजस्थान सरकार में भी सरकार की शक्ति को संवैधानिक माना गया था। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था। दरअसल जो गोलकनाथ केस था, ये पंजाब की एक फैमिली, गोलकनाथ फैमिली, जिसमें दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, की 500 एकड़ भूमि पर था। तो क्या हुआ कि जो पंजाब गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो पंजाब गवर्नमेंट थी 1953 में एक कानून लेकर आती है, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट, ठीक है, और इसे 9th शेड्यूल के अंतर्गत रख देते हैं। इसके अनुसार क्या था? इसके अनुसार था कि कोई भी एक इंसान है वो अपने पास 30 एकड़ से अधिक जो ज़मीन है वो नहीं रख सकती थी। लेकिन इसके चक्कर में जो गोलकनाथ फैमिली है वो उसकी जो 500 एकड़ की जो लैंड है वो खतरे में पड़ गई, और 30 एकड़ के बाद जितनी भी ज़मीन है वो बेसिकली किसको जाएगी? टेनेंट्स को जाएगी, जो सामान्य कृषक वर्ग है उसको चल जाएगी। तो जो गोलकनाथ बंधु है वो इसे लेकर कोर्ट चले गए और उन्होंने डिफरेंट बेसिस पर इसको चुनौती दी। तो दोस्त पंजाब सिक्योरिटी एंड जो टेनेंसी एक्ट था, बेसिकली ये एक भूमि सुधार कानून है, और उसके तहत क्या हुआ कि 17वें संविधान संशोधन द्वारा इसे नवी अनुसूची का विषय घोषित कर दिया गया, और इस आधार पर जो गोलकनाथ बंधु है उनकी 500 एकड़ जो जमीन है उसका स्वामित्व खतरे में पड़ गया। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो 17वां संविधान संशोधन है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। और जब इसका फैसला सुनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच इस मुद्दे पर 6-5 के बहुमत से 1967 में ऐतिहासिक फैसला सुनाती है। दोस्त मैं बता दूं कि जो यह जजों की जो बेंच थी ये दूसरी सबसे बड़ी बेंच थी, है ना, और इसमें जो शंकरी प्रसाद और सज्जन कुमार का जो केस इन्होंने दिया था, जो उसका निर्णय दिया था, उसको उन्होंने पलट दिया। उन्होंने संसद की विधि निर्माण एवं संवैधानिक शक्ति को अलग अलग मानते हुए यह निर्णय दिया कि विधि निर्माण की शक्ति संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करती, अर्थात संसद किसी विधि द्वारा अथवा किसी संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती। अनुच्छेद 368 का कोई भी प्रावधान 13(2) के अंतर्गत एक विधि माना जाएगा, और यदि यह मूल अधिकारों को कम करता है तो इसे 13(2) का उल्लंघन माना जाएगा। तो दोस्त जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया वो सिंपली गोलकनाथ के पक्ष में आया। दोस्त इसको काउंटर करने के लिए जो विधायिका है उसने 1972 में 24वां संविधान संशोधन कर दिया, जिससे यह स्पष्ट कह दिया गया कि जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की संसद की जो शक्ति संविधान के किसी भी भाग पर लागू होती है, और 13(2) के अंतर्गत इसे विधि नहीं माना जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर पहली बार में हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य भी होगा। दोस्तों सिंपली जो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के जो केस है उसमें वर्डिक्ट दिया था कि 368 का कोई भी प्रावधान 13(2) के अंतर्गत एक विधि माना जाएगा, ठीक है, यदि यह मूल अधिकार को कम करता है, 13(2) का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के वर्डिक्ट में। तो 24वां संविधान संशोधन कर दिया गया 1972, जिसमें यह बोल दिया गया कि जो अनुच्छेद 368 है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन की संसद की शक्ति संविधान के किसी भी भाग पर लागू होती है, और 13(2) के अंतर्गत इसे विधि नहीं माना जाएगा। बेसिकली उसको बिल्कुल ही उलट दिया। दोस्त अब बारी आती है 1969 की, जो प्राइवेट बैंक है उनका नेशनलाइजेशन किया गया था। तो दोस्त 1969 में क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी है वो अध्यादेश लेकर आए जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये 14 बैंक्स की लिस्ट है, मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ, आप आराम से पढ़िएगा। इसके बाद जो 14 बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, और जो इसके लिए बेहद कम क्षतिपूर्ति के साथ 10 साल के बाद मेचर होने वाले बॉन्ड पेपर प्रदान कर दिए गए। उनके इस निर्णय से जो बैंक है, ठीक है, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्षतिपूर्ति अधिनियम को लेकर चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी के इस निर्णय को असंवैधानिक करार दे दिया गया। तो कुल मिला के जो इंदिरा जी हैं उनको 2 सेटबैक लग गए। एक तो गोलकनाथ के बाद जो न्यायपालिका है उसने उनके खिलाफ फैसला दिया था, जिसके काउंटर में उन्होंने 24वां संविधान संशोधन लागू कर दिया। इसके बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण में भी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अब इंदिरा जी के इस निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
तो दोस्त इसके बाद आता है 25वां संविधान संशोधन। देखो दोस्त, ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच में क्या कर चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो 25वां संविधान संशोधन हमारी हाईलाइट में आता है, जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया कि क्षतिपूर्ति का अधिकार संसद का अत्यंतिक अधिकार है। ठीक है, और इस संबंध में संसद के किसी अधिनियम को न्यायालय सीमित नहीं कर सकता। कुल मिला के जो संसद है उसने उसकी सारी जो है ताकत खुद में समाहित कर ली और न्यायालय को बिल्कुल ही अलग थलग इसने पटक दिया। अब देखते हैं दोस्त प्रिवी पर्स का क्या मामला था, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, जब हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था, तब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दी थी, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको कहा गया था कि या तो आप इंडिया में मर्ज कर लीजिए या पाकिस्तान में मर्ज कर लीजिए या फिर आप स्वतंत्र रह लीजिए। ठीक है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी जो मेजर प्रिंसली स्टेट थी उनको इंडिया में मर्ज कर लिया, और इसके लिए उन्होंने जो कंसिडरेशन उनका मांगा था उसके लिए एक सेशन पर उन्होंने साइन करवाए थे, और गवर्नमेंट ने उसके बदले उन्हें प्रिवी पर्स देने के लिए गारंटी किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने तय किया था कि इन जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं उनको कुछ अमाउंट पे किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। दोस्त जान लेते हैं मामला क्या है। दरअसल क्या हुआ कि जो रजवाड़े थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसके अंतर्गत उन्हें सीमित प्रावधान, उपाधियों के प्रयोग, पेंशन एवं अनुदान, अपने रजवाड़ों से संबंधित झंडे फहराने आदि की सुविधाएं प्रदान की गई थी, और संविधान में उन्हें स्थायी प्रावधान का दर्जा भी दिया गया था। किंतु इंदिरा गांधी ने 1970 और 71 में प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया, और इसके चलते जो ग्वालियर के जो माधवराव सिंधिया जी है उन्होंने इंडियन यूनियन में इस अध्यादेश को चुनौती दे दी। जो सुप्रीम कोर्ट है इस निर्णय को भी असंवैधानिक करार दे देता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो इंदिरा जी हैं उनको प्रिवी पर्स के इस मामले में भी हार का सामना करना पड़ता है, और तब आता है 26वां संविधान संशोधन, और इसके अंतर्गत जो प्रिवी पर्स का जो न्यायालय का निर्णय था उसको भी बदल दिया जाता है। अच्छा दोस्त, जो प्रिवी पर्स है इसको एबोलिशन करना क्यों आवश्यक था। जो दोस्त हमको जो संविधान है उसमें प्राप्त है राइट टू इक्वालिटी, इस स्थिति में अगर इनको प्रिवी पर्स के मामले में ये खुद का झंडा फहरा सकते हैं, ठीक है, इनको पेंशन मिलेगी, तो ये तो बेसिकली ये तो डिफरेंस है ही सही। ठीक है, भेदभाव हुए, तो इस आधार पर भी प्रिवी पर्स समाप्त होना आवश्यक था। इसके अलावा जो डेमोक्रेसी का जो मूल तत्व है कि सामाजिक न्याय है, उसके जो पर्पज़ है, जो उसके फंक्शन है, उसको भी यह रोक रहा था। इसके अलावा जो 1971 में हमारा वॉर हुआ था किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और उस समय अगर हम प्रिवी पर्स के तहत रजवाड़ों को ऐसे ही पेमेंट करते रहते तो जो रिफ्यूजी क्राइसिस है हम उससे कैसे लड़ते, और जो हमारा आर्थिक प्रेशर जो हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा था सोसाइटी का, तो हम उसको कैसे मैनेज करते। तो इसीलिए हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको कम करने के लिए जो इंदिरा जी है प्रिवी पर्स 1971 में लेकर आई थी। 26th अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद जो ये प्रिवी पर्स है यह पूर्णतः अबोलिश कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अब इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई, और जो भारतीय संविधान का अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण जो वाद है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो जजेस हैं उनकी सबसे बड़ी जो है पीठ बैठी गई थी, वो केस हम पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्त, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 संभवतः अभी तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ निर्णयों में इसे सबसे पहला निर्णय माना जाता है। दोस्त जान लेते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 का वाद क्या था। 29वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत जो केरला लैंड सिक्योरिटी एक्ट था उसमें क्या लिखा था कि जो 40 एकड़ जो ज़मीन है, ठीक है, किसी भी व्यक्तिगत इंसान के पास अगर 40 एकड़ ज़मीन है तो उसका स्वामित्व जो है उसका वो अवैधानिक बताया गया है। 40 एकड़ से अधिक जो ज़मीन अगर व्यक्ति अपने पास रखता है तो उसका जो स्वामित्व है वो असंवैधानिक बताया गया है, और इसे जो नवी अनुसूची है उसमें शामिल कर दिया गया था 29वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्त, अब चलिए जान लेते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आखिर क्या था। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का यह आज तक का सबसे बड़ा मामला था। केशवानंद भारती केरल के एक मठ के मठाधीश थे, और उनकी मठ की संपत्ति केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट के कारण स्वामित्व के बाहर जा रही थी। ठीक है, इसलिए केशवानंद भारती ने अपने वकील, ठीक है, नानाजी पालकीवाला, ठीक है, इनका नाम याद रखना है, तो इसलिए केशवानंद भारती ने अपना जो वकील था नानाजी पालकीवाला, उनके माध्यम से 24वें और जो 29वें संविधान संशोधन है उसको चुनौती दी। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन में भी हमने डिस्कस किया था 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति संविधान के किसी भाग पर लागू होती है, और 13(2) के अंतर्गत इसे विधि नहीं माना जाएगा। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो केशवानंद भारती ने अपने जो वकील है नानाजी पालकीवाला, उनके माध्यम से 24वें और 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दे दी। ठीक है, 24 अप्रैल को अपने निर्णायक दिन, ठीक है, निर्णय आने वाला था कब, 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को अपने निर्णायक दिन जब यह निर्णय 6 पर पहुंच गया, ठीक है,
13 जजों की बेंच थी और निर्णय पहुंच गया है 6 और 6 पर। ठीक है, 6 इस के फेवर में थे, किसके फेवर में, केशवानंद भारती के, और 6 फेवर थे केरल राज्य के फेवर में। तो दोस्तों पूरा जो मामला है वो किस पर डिपेंड कर दिया, तो ये डिपेंड करता है जस्टिस खन्ना के निर्णय के ऊपर। ठीक है, जस्टिस खन्ना ने अपना निर्णय देने से पहले संविधान का जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, तो असीमित संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति का आधार नहीं माना और इस मामले में संविधान के बुनियादी ढांचे का नया दर्शन प्रस्तुत कर दिया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, किंतु ऐसा करते समय संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 368 व 13(2) अलग अलग अनुच्छेद है, अर्थात संविधान संशोधन शक्ति और विधि निर्माण शक्ति अलग अलग शक्तियां हैं और संविधान संशोधन को 13(2) के अंदर विधि नहीं माना जा सकता, किंतु यदि यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे से असंगत है तो यह असंवैधानिक होगा। साथ ही कोई भी संविधान संशोधन एक सामान्य विधेयक नहीं है, अर्थात संविधान संशोधन को पारित कराने के लिए सामान्य बहुमत नहीं बल्कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इस बात के निर्णय ने जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला निर्णय था उसको रद्द कर दिया। दोस्तों ये जो केशवानंद भारती बनाम जो केरला जो एक्ट था, इसमें जो वर्डिक्ट दिया गया था वो 703 पन्ने का था और अभी तक का ये जो इसमें जो बेंच बैठी गई थी जजों की, वो सबसे बड़ी बेंच थी और जो सेकंड सबसे बड़ी जजेस की जो बेंच थी वो था गोलकनाथ केस में। ठीक है, उसमें 11 जजों की जो बेंच थी वो बैठी गई थी, इसमें 13 जजों की बेंच बैठी गई थी और सबसे लंबा अभी तक का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी केस में दिया गया है तो वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।